नमस्कार दोस्तों, आज है 9 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवान करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नाइकर सम्मान योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तेलंगाना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। देखिए, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, कौन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री? बी एस येदियुरप्पा ने बुनकरों के लिए नाइकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की? 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? बुनकरों को दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में डीपीएस नेगी ने किस विभाग में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी है श्रम ब्यूरो और डी है केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। देखिए, हाल ही में डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सेना के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया खूंखार आतंकी रियाज नाइकू का संबंध कौन से आतंकी संगठन से है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इंडियन मुजाहिदीन, बी है लश्कर ए तैयबा, सी है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जिसे ISIS के नाम से भी जाना जाता है, और डी है हिजबुल मुजाहिदीन। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिजबुल मुजाहिदीन। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको बताना है कि कब मिला था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1920 ईस्वी, बी है 1913, सी है 1896 और डी है 1910। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1913 को मिला था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1861 ईस्वी को। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? लेखक, कवि, संगीतकार और चित्रकार थे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपको यहाँ ये देखना है कि गीतांजलि जो कृति थी वो किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की थी। और कब मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? 1913 ईस्वी को मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। और देखिए 1915 ईस्वी में जॉर्ज पंचम, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, एक तो हो गया 1915, दूसरा हो गया जॉर्ज पंचम, और उन्होंने क्या किया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, तीसरा ही हो गया नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब प्रदान की थी, या फिर कौन सी उपाधि प्रदान की थी, या फिर किस सन में प्रदान की थी, या फिर ये हो सकता है कि किसने प्रदान की थी। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए, इनकी प्रमुख कृतियों में क्या है? गोरा, घरे बाइरे, जनगण मन, अमार सोनार बांग्ला क्या है? ये प्रमुख हैं। और 7 अगस्त 1941 ईस्वी को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस बार जो है 7 मई 2020 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 159वीं जयंती मनाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में जनधन खातों की संख्या देश में सर्वाधिक है? किसकी संख्या? किस राज्य में जनधन खातों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, किसने किया है ये सर्वे? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है? 6.13 करोड़ जनधन खातों के साथ उत्तर प्रदेश जो है क्या है? नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? 9 करोड़ 90 लाख नामांकन के साथ यूपी अटल पेंशन योजना में भी पहले स्थान पर है। मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो किसके लिए? अटल पेंशन योजना में भी पहले स्थान पर। कितने के साथ? 9 करोड़ 90 लाख नामांकनों के साथ। और जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो ये सब क्या है कि आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बहरीन, बी है सऊदी अरब, सी है कतर और डी है ईरान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईरान। देखिए, GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 6। और वो 6 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या फिर UAE और कतर, ओमान और कुवैत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस देश ने रॉकेट लॉन्च
रॉकेट लॉन्ग मार्च V5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रॉकेट लॉन्ग मार्च V5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है इजराइल, बी है फ्रांस, सी है चीन और डी है जापान। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या है, चीन। ये क्या है कि जो रॉकेट लॉन्ग मार्च V5 जो है वो किसने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया है। देखिए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड, कौन सा, एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड फैक्ट्री से कौन सी गैस लीक होने के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है एथिल आइसोसाइनेट, बी है स्टायरिन, सी है अमोनिया और डी है प्रोपिलीन। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टायरिन। देखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक रासायनिक संयंत्र से जहरीली स्टायरिन गैस का रिसाव के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 1000 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने के कारण अस्पताल में क्या है, भर्ती कराया गया था। और यह संयंत्र क्या था, लॉकडाउन के कारण लगभग 40 दिनों से क्या था, बंद था तथा सरकार की इजाज़त के बाद क्या है कि अब इसे खोला गया था। और स्टायरिन क्या है, कम जहरीली गैस है। आपको याद रखना है कि स्टायरिन क्या है कि एक कम जहरीली गैस है, और लेकिन ये क्या है कि ज़्यादा मात्रा में श्वास के द्वारा शरीर के अंदर जाने पर क्या है, ये जानलेवा भी हो सकती है। और देखिए एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और इसका पहले नाम क्या था, हिंदुस्तान पॉलीमर्स था। और बाद में क्या है कि उसको मैकडॉवेल तथा को कंपनी में मर्ज कर दिया गया था। और बाद में क्या है कि इस कंपनी को 1978 में दक्षिण कोरिया की कंपनी जो है एलजी पॉलीमर्स ने क्या है, इसे अधिग्रहित कर लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसके और डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्या है स्टायरिन गैस क्या है। देखिए पॉलीस्टायरिन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्टायरिन गैस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए स्टायरिन गैस एक क्या है, रंगहीन गैस होती है और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में, प्लास्टिक की पाइप बनाने में और फूड कंटेनर आदि को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए स्टायरिन क्या है, सीधे मनुष्य के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और ये क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। देखिए हर प्रकार के एग्जाम में क्या है कि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको ये सब याद रखना है कि पॉलीस्टीरीन को क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या स्टीरीन जो गैस है उसका इस्तेमाल होता है। और इस क्या है कि ये रंगहीन गैस होती है और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में, प्लास्टिक की पाइप बनाने में, फूड कंटेनर आदि के इस्तेमाल के लिए होता है। और क्या है कि ये सीधे क्या है, मनुष्य के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और साथ साथ में क्या है, कम जहरीली गैस है और साथ में क्या है, ये एक ज्वलनशील गैस है। और अगर इसको ज़्यादा फेफड़ों के जरिए, सांस के जरिए अगर ये पहुँच जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना विषाणु संक्रमण पर आयुष के प्रभावों को जानने के लिए निम्न में से किसने संजीवनी मोबाइल ऐप जारी किया है। कौन सा संजीवनी मोबाइल ऐप जारी किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है श्रीपद यशो नायक, बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, सी है पीएम नरेंद्र मोदी और डी है बाबा रामदेव। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए कोरोना विषाणु संक्रमण पर आयुष के प्रभावों को जानने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, एक संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है या जारी किया है। और इस ऐप के माध्यम से क्या है कि लोगों के बीच आयुष की उपयोग और स्वीकार्यता के बारे में भी पता किया जाएगा। श्रीपद यशो नायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या था कि इसमें उपस्थित थे। और जो है यह ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या है कि दोनों ने मिलकर के बनाया है। किसने, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर के इसको बनाया है। और इस ऐप को क्या है 50 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप क्या है कि आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय मौसम विभाग IMD के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कौन से क्षेत्र को भी अब अपने मौसम के पूर्वानुमानों में शामिल कर लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है गिलगित बाल्टिस्तान, बी है मुजफ्फराबाद और सी है मीरपुर और डी है ए और बी दोनों। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। इसमें क्या है, देखिए भारतीय मौसम विभाग जो है IMD के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों को भी अब क्या है कि अपने मौसम पूर्वानुमानों में शामिल कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर अनुमंडल को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया। देखिए गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को क्या है कि अवैध रूप से क्या है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। और भारतीय मौसम विभाग के द्वारा क्या है
गिलगित और बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को अपने बुलेटिन में शामिल करना क्या है कि एक बहुत अहम फैसला हो सकता है, या फैसला है भी ये। और भारतीय मौसम विभाग पूरे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या है, जारी करता है। और इस समय जो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है, मृत्युंजय मोहपात्रा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर, जो है हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा, इसके बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी से आयोजित किए गए वैसाख वैश्विक समारोह, नाम याद रखना आपको, वैसाख वैश्विक समारोह में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है कि वैसाख वैश्विक समारोह जो है उसमें भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहाँ उनकी बिंदी आएगी कोविंद, और सी है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, और डी है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसमें, वैसाख वैश्विक समारोह में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS जलाश्व, कौन सा है, INS जलाश्व के द्वारा कोरोना महामारी के कारण किस देश में फंसे 750 भारतीयों को लाने के लिए एक अभियान चलाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इंडोनेशिया, बी है मालदीव, सी है मलेशिया, और डी है थाईलैंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालदीव। देखिए क्या है कि मालदीव से 750 भारतीयों को लाने के लिए कौन सा, INS जलाश्व के द्वारा क्या है, एक महाअभियान चलाया गया है। देखिए INS जलाश्व में क्या है कि प्रतिदिन 3 मेगावाट बिजली और 212 टन ताज़ा पानी के उत्पादन की भी क्षमता है। कितने, 3 मेगावाट बिजली और 212 टन ताज़ा पानी के उत्पादन की क्षमता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है वियना, और डी है उलान। और आपको क्या करना है कि कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देना, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से देगा उसको हम क्या है कि अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ फ्री देंगे, इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ फ्री देंगे। और जिसके बारे में जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसका आप जा कर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ हमारी ऐसी है कि हर एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उस टेस्ट सीरीज़ से आएंगे। मतलब वहाँ क्या है कि एक चैप्टर वाइज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया हुआ है कि चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर जो है, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL हो, या फिर आप किसी भी, इवन अगर छोटे छोटे अपने अगर बात की जाए, कोई भी एग्ज़ाम आते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स आते हैं, या फिर पुलिस का एग्ज़ाम है, या फिर इवन CTET का भी एग्ज़ाम है। एक बार हम लोगों ने चेक किया था कि टेट के एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको आई थिंक उसमें 21 क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी से, सामाजिक विज्ञान वाले सेक्शन में, और वहाँ पर हमारे उस टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन थे वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको क्या है कि वो टेस्ट सीरीज इसका जो भी उत्तर देगा उसको फ्री दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको शेयर तो आप ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि हम लोगों ने अभी जल्दी चैनल शुरू किया और सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है सब्सक्राइबर बढ़वाने की। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही सब्सक्राइब करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास भी एक यूज़फुल ऑडियंस रहेगी और हमारा कंटेंट भी उन्हीं के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।